देखो जी, फर्स्ट डाउट मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जो डाउट है आज का। उसमें पहला डाउट कुछ ये था, पहला डाउट कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, और ये डिस्कस कर लेते तुम लोगों को भी फायदा ही होगा, इसमें बेनिफिट सभी को होगा इसका। ये इस तरीके का एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है प्लस कुछ कैपेसिटेंस है यहाँ पर, और ये इस तरीके से एक स्विच कनेक्टेड है इधर, प्लस यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, और इस तरीके से ये सर्किट कनेक्टेड है। ठीक है, ये आज एक डाउट आया है मेरे पास। ये C1 कैपेसिटेंस है, यहाँ पर C2 कैपेसिटेंस है, ये स्विच पॉइंट 1 पे है, ये पॉइंट 2 पे है, और C1 कैपेसिटेंस चार्ज है यहाँ पर, प्लस माइनस कुछ इसमें चार्ज भी है ना, इसका कुछ चार्ज है प्लस माइनस के। ठीक है, तो इसमें यार ये बोला जा रहा है कि इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली ये जो C1 कैपेसिटर है, मैं क्वेश्चन के एग्जैक्ट लैंग्वेज तो नहीं लिखूंगा आपके सामने, तो ठीक है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो इनिशियली ये वाला कैपेसिटर जो है C1, ये डिस्चार्ज हो रहा है इनिशियली, और जब डिस्चार्जिंग करंट I नॉट है, मतलब C1 के बारे में कह रहे हैं कि C1 जो है वो पहले डिस्चार्जिंग मोड में है, फिर जब करंट उसके अंदर I नॉट है तो स्विच को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे कर दिया गया, स्विच को 1 से हटा करके 2 पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद से आपको बताना है कि कितना हीट लॉस होगा, हीट लॉस बताना है इसमें इन द रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करके देखो क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये ठीक है जी, देखिए, तो इसमें यार ये जब डिस्चार्जिंग मोड पे होगा, और इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, इसके अंदर एक करंट है, वो करंट इन्होंने दे रखा है I नॉट। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक I नॉट करंट है, ये डिस्चार्जिंग में है, तो यहाँ पर ये निकाल सकते हो कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कैपेसिटर का चार्ज, वो देखो, डिस्चार्जिंग करंट अगर I नॉट है तो इस टाइम पर यहाँ पर कितना चार्ज होगा, वो चार्ज फाइंड कर सकते हो। अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लें, तो ये चार्ज यहाँ की लूप इक्वेशन से आ जाएगी। अगर यहाँ पर लूप इक्वेशन लिखा जाए तो लूप इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा, आई मीन, और उसको आप वेरीफाई करना, लूप इक्वेशन से वेरीफाई। हाँ सूरज, सही आंसर है। लूप इक्वेशन से वेरीफाई करोगे ना, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो Q होगा वो C1 मल्टीप्लाइड बाय I नॉट मल्टीप्लाइड बाय R होगा। ये हो जाएगी चार्ज की वैल्यू। इसको ट्राई करिएगा, लूप इक्वेशन से इसको निकालिएगा। इसके बाद वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं ना, इसके बाद क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन में अब क्या हो गया कि अब ये जो कैपेसिटर C1 है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये चार्ज प्लस माइनस Q कैलकुलेट कर दिया है, उसके बाद ये C1 कैपेसिटेंस प्लस ये रेजिस्टेंस R, और ये इस तरफ जा करके दूसरे वाले कैपेसिटेंस से कनेक्टेड हो गया, C2 कैपेसिटेंस से कनेक्ट हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब यहाँ पर कितना हीट लॉस होगा ये पूछ रहे हैं वो, टोटल हीट लॉस कितना होगा। तो देखिए, ये जो Q निकाला है ना, इसको मैं और बेटर Q नॉट कह देता हूँ, इसको आप Q नॉट कह लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगी। Q नॉट मान लेते हैं। तो ये Q नॉट इस तरीके से इनिशियल चार्ज मान सकते हो, प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट को इनिशियल चार्ज मान लें। और अब ये सर्किट में यहाँ पर जीरो चार्ज है, यहाँ पर जीरो चार्ज है। फाइनली क्या होगा, फाइनली इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे। फाइनली देखिए, फाइनली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है C1, यहाँ पर कैपेसिटर C2, और प्लस ये रेजिस्टेंस, तो इन दोनों में चार्ज डिवाइड कर लो आप। यहाँ प्लस Q1 चार्ज मान लो, यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज मान लो। फाइनली, फाइनल का मतलब ये होगा जब यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगी, स्टडी स्टेट आने का मतलब करंट जीरो। तो फाइनली ये Q1 ये Q2, और अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ।
कि ये जो प्लेट है जहां पर प्लस क्यू नॉट चार्ज था और यहाँ पर 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो गया क्यू नॉट प्लस 0 इक्वल टू, बाद में यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करोगे, Q नॉट इक्वल टू Q1 प्लस Q2। उसके अलावा जो इन दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज आपस में डिवाइड होगा वो इनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, यानी कि Q1 बाई Q2 की वैल्यू C1 बाय C2। इसको आप चाहो तो लूप इक्वेशन से भी ला सकते हो, सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखी है। और इसके बाद इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद क्या करना होगा, तुम्हें Q1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपको करना पड़ेगा, Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप Q1 Q2 की वैल्यू निकाल ले जाओगे, ठीक है जी, Q1 Q2 की वैल्यू जब निकल जाएगी यहाँ से, उसके बाद का जो स्टेप है वो देखिएगा। Q1 Q2 को निकालने के बाद, उसके बाद आपको कैपेसिटर्स की इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1। और फिर उसके बाद फाइनल एनर्जी निकालोगे, कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर्स की निकालनी पड़ेगी Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C2। और फिर U इनिशियल माइनस U फाइनल करके आपको मालूम चलेगा अमाउंट ऑफ हीट लॉस। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। टोटल क्वेश्चन ये है इसमें, यहाँ से आप देख लो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। तो मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बट ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट पे देखो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके और देख लो इसमें क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी एक डाउट है, और ये डाउट थोड़ा सा डिफरेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है हालांकि ये, ठीक है। ये डाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस आरसी दोनों मिला करके ही है। तो ये डाउट कुछ इस तरीके का था, अभी रिसेंटली किसी का आया है। बच्चा एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं पहले इसका डाउट ले लूं। जो भी आप लोग के भी अगर डाउट है, हाँ श्रेयस जो भी है, तो किसी के अगर डाउट है तो वो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी जितने लोग के डाउट आ चुके हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, डाउट ये था, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है प्लस इसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस है, ये आर सी, और यहाँ पर एक बैटरी है ई, और ये आइडियल बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है कोई, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें ये पूछा था कि टाइम टाइम पूछा गया था कि हाउ सून द चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, हाउ सून द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 75% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन था, मतलब कितनी देर बाद उसका चार्ज मैक्सिमम का 75% हो जाएगा। आइडियल बैटरी है, और ध्यान दीजिएगा कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यहाँ पर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। अनंत त्रिपाठी बच्चा, ऐसे एक्सरसाइज 1 का 21 22 आपको उसके आगे ये भी लिखना पड़ेगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं अनंत या अभिनंदन, आप व्हाट्सएप करते रहिए, अगर टाइम होगा तो इसको डिस्कस कर लूंगा मैं यहाँ पर, व्हाट्सएप करिए, लेकिन आप अपनी क्वेश्चंस इमेजेस के साथ भेजते रहो। चलो इधर देखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो मिस्टेक कर रहे हैं जो सारे स्टूडेंट्स, जो मिस्टेक यहाँ पर कमिट कर रहे हैं वो ये कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जब सीरीज में होते हैं, सीरीज में, और बैटरी से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, तब तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। ये होता है फॉर्मूला, चार्जिंग का फॉर्मूला, जिसमें टाउ की वैल्यू आरसी है, टाउ इक्वल टू आरसी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशन तब है जब आर और सी सीरीज में है। अगर आप लोग इसी फॉर्मूले से ट्राई करोगे तो गलत आंसर आएगा, अगर आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे ट्राई करोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि आर और सी यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पहली बात तो ये फॉर्मूला यहाँ पर, अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाते हो तो ये इनवैलिड फॉर्मूला माना जाएगा, इसकी इसमें इनवैलिड फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पर।
सही फॉर्मूला क्या होगा फिर? सही फॉर्मूला क्या रहेगा इस केस में कि ये मान लिया जाए कि यहाँ से हमारा कोई कैपिटल आई करंट आया, उसमें से स्मॉल आई कैपेसिटर में चला गया, रेस्ट करंट आई माइनस आई रेजिस्टेंस में चला गया, और इसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज आ गया। इसके बाद आपको करना ये होगा कि एक लूप इक्वेशन आप यहाँ लगाओ, यहाँ पर एक लूप इक्वेशन लगाओ। और ध्यान देना ये जेई का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, कि जब आप यहाँ लूप इक्वेशन फॉलो करोगे तो इस लूप इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? बाय लूप इक्वेशन Q by C इक्वल्स टू E, दैट्स ऑल। बिकॉज इस लूप के अंदर कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस लूप के अंदर कहीं भी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, आइडियल बैटरी है। इसका मतलब Q इक्वल्स टू CE, विच मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और जब चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब जितना भी चार्ज इसके पास है, ऑल द चार्ज विल अपीयर इंस्टेंटेनियसली। दैट मीन्स कोई टाइम ही नहीं होगा कैपेसिटर की चार्जिंग में, ये इंस्टेंटेनियस चार्जिंग होगी। जीरो टाइम के अंदर कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाएगी। हालांकि ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये होगा नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली वायर्स का रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। बट ये न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर बन रहा है वो ये कि चार्ज इमीडिएटली आ जाएगा। तो 75% कितने टाइम बाद होगा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर आप लिखोगे वो होगा T इक्वल टू 0। जीरो टाइम के अंदर ही ये चार्ज हो जाएगा। साहिल सिंह बेटा फिर से भेज दो क्वेश्चन यार, है ना। जो जो क्वेश्चन मेरे पास है वो तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, जो जो भी मेरे पास रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी। बट आप लोग अगर भेज दोगे तो मेरे को बेनिफिट होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। तो मैं अपने लेवल पे तो सारे क्वेश्चन देख रहा था, जितना मुझे मॉर्निंग से अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उनकी बात करता हूँ। ठीक है, अभी और अगर आपको भेजने तो आप भेजिए, देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, साहिल बता देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये भी एक डाउट आया है अभी रिसेंट। ठीक है, एक और डाउट है, ये डाउट जेई 2016 का है, जेई 2016 एडवांस पेपर का। ठीक है, जेई 2016 एडवांस पेपर का एक डाउट है, और ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर कैपेसिटर है, प्लस यहाँ पर वोल्ट मीटर है, और इस तरफ भी एक कैपेसिटर है, इस तरीके से लगा रखा है। प्लस यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर है ना, कुछ मिस्टेक है, ये यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो जो इमेज मेरे सामने आई है वो गलत इमेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है डायग्राम के अंदर। और प्लस यहाँ पर एक एमीटर लगा रखा है इन्होंने, 50 वोल्ट बैटरी, प्लस इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो कैपेसिटेंसेस हैं वो यहाँ पर 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, 25 किलो ओम है, इस साइड पर 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, और इस साइड पर 5 नहीं है, 50 किलो ओम है। ठीक है, ये सब दे रखा है, और यहाँ पर ये प्लस साइड दिखा रखी है इन्होंने, ये माइनस साइड दिखा रखी है। ठीक है, अच्छा ये 5 वोल्ट है, ओके ओके, ये 5 वोल्ट है, एक और मिस्टेक हो रही है, ये 50 नहीं है। ठीक है ना, ये 5 वोल्ट है। चलो, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है यार, ये 2016 जेई एडवांस का है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, मतलब स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट था, टीचर्स के लिए तो नहीं। वोल्ट मीटर के रीडिंग की बात की है उन्होंने, वोल्ट मीटर के रीडिंग की बात की है दो कंडीशंस में। हाँ जी स्तुति, करेक्शन कर लिया बच्चा। हाँ कनेक्ट, कोई क्वेश्चन टेस्ट में फंसेगा क्या? लग तो ऐसा ही रहा कि कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे टेस्ट में, बिकॉज टेस्ट ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर हो चुका है, और अब आप लोग के डाउट आ रहे हैं तो काफी चांसेस हैं कि आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी आज के टेस्ट में। ठीक है, और हो सकता है आज का टेस्ट सबसे अच्छे स्कोर वाला हो। देखिए इन्होंने कहा है कि द वोल्ट मीटर डिस्प्लेज, ऑप्शन हैं इसके अंदर। ठीक है ना, पहला ऑप्शन कहता है कि द वोल्ट मीटर डिस्प्लेज -5 वोल्ट as soon as the key is closed and displaces +5 volt after a long time.
ये इसका ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन ए जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो -5 वोल्ट टाइम 0 पे रीड करेगा और +5 वोल्ट इनफाइनाइट के बाद रीड करेगा, ये कहना चाह रहा हूँ ऑप्शन ए में, कि जैसे ही आप इस स्विच को बंद करोगे उस समय तो यहाँ पर रीडिंग -5 वोल्ट की आएगी, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद वो रीडिंग +5 वोल्ट की हो जाएगी। और ये माइनस और प्लस इस पोलैरिटी के हिसाब से है। जो पोलैरिटी यहाँ पर देखी गई है ना, कि अगर वोल्ट मीटर का डाउनवर्ड साइड, मतलब अगर इसको मैं ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है वो देखिएगा। जिस टाइम पर बी का पोटेंशियल हाई होगा उस टाइम पर पॉजिटिव रीडिंग बोली जाएगी, और जिस टाइम पर ए का पोटेंशियल हाई होगा उस टाइम पर नेगेटिव रीडिंग बोली जाएगी। अब आप इसका कंसेप्ट याद करो। कंसेप्ट क्या था? जस्ट आफ्टर वाले कंसेप्ट याद करिए। जस्ट आफ्टर पे क्योंकि कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं, तो कैपेसिटर जब अनचार्ज है वहां पर तो उन पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स के पास 0 होगा बिकॉज दे आर अनचार्ज जस्ट आफ्टर के टाइम पर। कनेक्ट सब आइडियल दे रखा है इसमें। आप एक क्वेश्चन देखो ना, जेई 2016 आपके कैपेसिटेंस वाले पैकेज का ही है। कैपेसिटेंस पैकेज का 2016 का क्वेश्चन है ये, लास्ट में है। आइडियल है, एमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल है। अब आप क्या करोगे, इवन आपको ये भी कहा गया है कि जस्ट आफ्टर पे न्यूमेरिकल करने के लिए 0 पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, अगर ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप कैपेसिटेंस को आप इमेजिन कर सकते हो अ वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस मान सकते हो। यानी कि अगर मैं t = 0 पर इसका इफेक्टिव सर्किट देखूं, इफेक्टिव सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। t = 0 पर आप इसका अगर इफेक्टिव सर्किट देखो तो जो कैपेसिटर्स हैं उनको आप टेम्पररली एक वायर मान सकते हो, टेम्पररली एक वायर, ठीक है जी। और अगर वायर ना भी माने ना, आप देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट किस तरीके से, कितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है आपके लिए। चलिए वायर ना भी माने तो भी देखिए, तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट मेरा P हो गया और यहाँ पर कोई पॉइंट Q हो गया। ध्यान देना, जो मैं कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ, मैं पॉइंट P से वाया कैपेसिटर 40 माइक्रोफैरेड, देन वाया वोल्ट मीटर, देन वाया 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, और ये करता हुआ वाया बैटरी वापस पॉइंट P पर आ जाएंगे। यानी कि क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया मेरा। और किसी भी क्लोज पाथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होना चाहिए। तो जब आप पॉइंट P से पॉइंट A की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा बिकॉज वहां पर अनचार्ज कैपेसिटर है। जब आप A से B की तरफ आओगे तो वहां पर एक वोल्ट मीटर है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जिस तरीके की पोलैरिटी लिखी गई है उसके हिसाब से -V है। फिर जब B से हम Q की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, अनचार्ज कैपेसिटर है। और Q से वापस जब पॉइंट P की तरफ आओगे वाया बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू -5 हो गई। इन सबका टोटल 0 आएगा किरचॉफ रूल के हिसाब से। इन सबका सम 0 करोगे तो इससे जो V आएगा वो वैल्यू -5 की आएगी। तो यहाँ तो सही हो गया आपकी, चलो ये -5 होगा। ये t = 0 की बात हो रही है, t = 0 पर रीडिंग -5 की होगी। अब इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद यानी स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर्स चार्ज हो चुके होते हैं, उनके पास चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब आप ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, स्टडी स्टेट पर ध्यान से देखिएगा। करना, रुको बच्चे। स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर तो चार्ज हो गए, लेकिन उस टाइम पर कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो होता। तो अगर आप स्टडी स्टेट का डायग्राम देखोगे तो मैं इसको हल्का सा या छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये किस तरीके से बनना चाहिए स्टडी स्टेट डायग्राम, ठीक है। आप भी अपने लेवल पर इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। और यहाँ से इस तरीके से ये 5 वोल्ट, स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर चार्ज होने के बाद
फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? फ्लो ऑफ करंट, देखिए जहां पर कैपेसिटर है यहां पर करंट हो नहीं सकता, ये स्टेडी स्टेट प्रॉपर्टी है कि नो करंट इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर भी कैपेसिटर है, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं होगा, देयर कैन नॉट बी अ करंट। तो करंट जाएगा कहाँ से फिर? क्या रास्ता है? और वोल्ट मीटर आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब नो करंट। अब आप बताओ क्या कोई रास्ता है जहां पे करंट फ्लो कर सकता है? ठीक है जी, करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब करंट फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं है। यहां से करंट जाएगा नहीं, वोल्ट मीटर से जाएगा नहीं, इस कैपेसिटर से जाएगा नहीं, उसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है जहां से कैपेसिटर में, जहां से सर्किट में करंट फ्लो कर पाए। इसका मतलब इस केस में करंट आउट ऑफ बैटरी विल बी जीरो, नो करंट विल बी आउट ऑफ बैटरी। अब आप क्या करोगे? पॉइंट्स के नंबर वही है, पॉइंट पी अभी भी वही है और पॉइंट क्यू अभी भी यही है। अब आप ध्यान देना मैं रूट कौन सा फॉलो करने जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे पाथ पे ध्यान दीजिएगा, जो रास्ता मैं चुनने जा रहा हूँ उस पर बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। पॉइंट पी से इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाओ, 50 किलो ओम वाले के थ्रू, पॉइंट पी से 50 किलो ओम, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज करंट फ्लो नहीं हो रही। देन वोल्ट मीटर के थ्रू जाओ, ठीक है, वोल्ट मीटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ये प्लस भी आएगा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हो। देन इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं है वहां पर। फिर इस बैटरी में आ गए इधर की तरफ, तो ये +5 वोल्ट हो गया और वापस पॉइंट पी पर आ गए, तो ये मेरा क्लोज पाथ पूरा हो गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। सो वी की वैल्यू यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ पर जो जाए, यहाँ पर ये -5 आएगा, सॉरी ये -5 आएगा बैटरी वाला, तो वी की वैल्यू 5 आएगी, +5। ठीक है जी, देख लो आप इसका आंसर। ये सिंपल सा तरीका है, मतलब फर्स्ट केस आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर कितनी करंट फ्लो होती है आरसी सर्किट में। इनफाइनाइट टाइम बाद उन ब्रांचेस में करंट नहीं होगी जिन ब्रांचेस में कैपेसिटर्स लगे हैं। वोल्ट मीटर आइडियल था, इस वजह से वहां भी करंट नहीं होगा। उसके अलावा जो ब्रांच बची हैं उनमें करंट फ्लो करने का स्कोप नहीं है क्योंकि आगे दोनों तरफ ब्लॉक है करंट। ये ए ऑप्शन, इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके चारों ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन आपका इतना टाइम ले रहा है सॉल्व करने में। 2016 आपको भी पता है कि कितना अजीबोगरीब पेपर था ये। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इसका जो अदर ऑप्शंस हैं। वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट द टाइम t इक्वल्स टू log 2 सेकेंड। ऑप्शन बी पे आते हैं। अब ऑप्शन बी थोड़ा अजीब है, इसका देखना, जो ऑप्शन बी है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का है, अजीबो गरीब ऑप्शंस, पता नहीं कहाँ से किसने इस पेपर को बनाया था, भगवान जाने। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैपेसिटर, मतलब एक तो एमसीक्यू ऊपर से इत्तेफाक से इसके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, और एक एक ऑप्शन इतना टाइम ले रहा सॉल्व करने में हमें। ठीक है, देखो देखिए जी, ये 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, इसको जल्दी से ट्राई करो। सेकंड ऑप्शन जो होगा ना, 25 किलो ओम यहाँ पर, 50 किलो ओम यहाँ पर, और ये 20 म्यू एफ। ठीक है, वोल्ट मीटर आइडियल है, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए, वोल्ट मीटर इज आइडियल। अब आप सुनना, यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तब तो फिर भी कम टाइम लगेगा, औरों के हिसाब से चलोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसमें क्या होना था कि अगर कुछ करंट यहाँ से मान लो फ्लो करे कैपिटल आई, उसमें से स्मॉल आई करंट 40 माइक्रोफेरेड से जाए, किसी भी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, एट टाइम टी। यहाँ पर मान लो स्मॉल I1 करंट गया और इधर की तरफ स्मॉल I2 करंट आया, स्मॉल I2। तो वो जो I1 करंट ऊपर जाएगा क्योंकि वोल्ट मीटर से करंट जाना नहीं है, तो वो I1 करंट 25 किलो ओम में चला जाएगा और ऐसे ही ये I2 करंट इस कैपेसिटेंस में चला जाएगा। I1 की वजह से 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस में चार्जिंग होगी, तो ये हम प्लस माइनस Q1 मान लेंगे।
और I2 की वजह से 20 माइक्रोफैरेड की चार्जिंग होगी, तो वहां पर आप चार्ज Q2 मान लो। अब जब लूप इक्वेशन बनाओगे आप, लूप इक्वेशंस कैसे बनेगी वो ध्यान दीजिएगा। आप इस पॉइंट से जहां पर I1 है यहां से स्टार्ट करो, और यहां से कैपेसिटर Q1 से होता हुआ, कैपेसिटर Q1, फिर 25 किलो ओम, और फिर बैटरी, इस तरीके से ये पूरा लूप ले लें अगर, तो इसकी जो लूप इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Q1 डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, और प्लस I1 इंटू R1 इक्वल्स टू E, जिसमें हम 5 वोल्ट को E कह रहे हैं, 25 किलो ओम को हम R1 कह रहे हैं, और 40 माइक्रोफैरेड को C1 कह रहे हैं। और ये आपकी एक फेमस इक्वेशन है जो ऑलरेडी आप कई बार पढ़ चुके हो, कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है, इसको मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज I1 को आप dq बाई dt कर दोगे। तो जैसे ही आप I1 को dq1 अपॉन dt कर दोगे, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी R1 मल्टीप्लाइड बाई dq1 बाई dt प्लस Q1 बाई C इक्वल्स टू Q1 बाई C1 इक्वल्स टू E। इसका प्री डिफाइंड रिजल्ट है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा C1E इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई R1 C1। सिमिलरली आप दूसरा लूप लोगे जो 50 किलो ओम और 20 माइक्रोफैरेड से जाएगा, तो सेम लॉजिक लगाओ। सेम लॉजिक लगा करके आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज Q2 आएगा वो C2E एंड ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई R2 C2 होगा। ये आपके Q1 Q2 की वैल्यूज मिल गई। अब जब Q1 Q2 की वैल्यूज मिल गई तो क्या करें, इसके आगे क्या करें? देखो इसके आगे का ध्यान, वो और मजेदार चीज है। फोकस रखिएगा, स्क्रीन के ऊपर रखिएगा नजर, अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको। जहां से ये कैपिटल आई करंट स्टार्ट हुआ है, येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, मेरे लूप पर ध्यान दीजिएगा। मेरा लूप कौन सा है? वाया Q1, वाया Q1, देन वोल्ट मीटर, देन वाया Q2, और फिर ये बैटरी। ये मेरा लूप लेंगे। लूप फिर से देखिएगा, पहले Q1 के थ्रू जाएंगे, मतलब 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस वाली ब्रांच में जा रहे हैं, उससे फिर वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में आ रहे हैं, फिर वहां से 20 माइक्रोफैरेड वाली ब्रांच में जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बैटरी में आ रहे हैं। इस तरीके से आपका लूप कंप्लीट होगा। क्या इक्वेशन बनेगी इसकी अगर इस हिसाब से चलते हो? तो ये बनेगी Q1 बाई C1, ठीक है, माइनस V जो वोल्ट मीटर का होगा, प्लस Q2 बाई C2, ठीक है, और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका आंसर। समझ आ रहा है आपको? देखो यहां तक इस इक्वेशन को देख लो बच्चा, ये इक्वेशन अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़े फिर। आई मीन ये आप कंफर्म करें यस और नो करके। अक्षय कुमार बच्चा आए तो हैं क्वेश्चन, यार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं क्या करा जाए। 2016 जेई एडवांस सबको पता है कि ब्लैक ईयर था वो, एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं था, ऐसा नहीं था जो सिंपल रहा हो। मतलब ये उस टाइप का क्रिकेट मैच था जहां पर हर एक बॉल यॉर्कर आ रही हो, मतलब फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल से लेकर के और 50th ओवर की लास्ट बॉल तक आपको सिर्फ यॉर्कर खेलने को मिले, तो आप चाहे जितने बड़े अच्छे बैट्समैन रहे हो, ठीक है, सामने बुमराह जैसा प्लेयर हो और वो यॉर्कर पर यॉर्कर डाल रहा हो, तो आप सोचो क्या होना है आपका। चलिए, तो ये अगर आंसर आ रहा है, हाँ राहुल टंडन। अब इसमें एक काम करो, Q1 Q2 की इक्वेशंस तुम्हारे सामने है, Q1 एंड Q2 की इक्वेशंस हैं, कहाँ पे? पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है अभी। तो आपसे ये कह रहे हैं कि बताओ कैपिटल V 0 कब होगा? बड़ी अजीब बात है भाई। हाँ जी करना, मैच भी जोहान्सबर्ग में चल रहा हो तो और मजा आ जाए। चलो इसको करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 लानी है तुमको, यानी कि V 0 करना है। जब V 0 करेंगे और Q1 और Q2 की इक्वेशंस पुट करोगे, तब जाकर के कहीं टाइम की वैल्यू सॉल्व होगी, तब जाकर के आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी। और इत्तेफाक से ये भी है कि वो आंसर मैच कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आप उसको स्किप कर पाओ, आंसर भी मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद सी ऑप्शन, जल्दी करो टाइम ओवर हो रहा है इसमें, है ना? ये आप इसको वेरीफाई कर लेना, इसको वेरीफाई करिएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ सोमिल, क्वेश्चन अपने आप में एक पेपर ही है। द करंट इन द एमीटर बिकम्स 1 अपॉन ई ऑफ इनिशियल वैल्यू
after 1 second. Current in the emitter becomes 1 upon small e of initial value after 1 second. अब देखो क्या बकवास क्वेश्चन है। एमिटर वाली करंट, एमिटर यहां पर है, एमिटर वाली करंट का मतलब कैपिटल आई की बात कर रहा है वो, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई कैसे निकलेगा? कैपिटल आई निकालने के लिए आपको दोनों करंट्स चाहिए होंगी, I1 और I2। तो कैपिटल आई I1 प्लस I2। ठीक है, देखिए अब थोड़ी सी स्पेस बना लें यहाँ पर और उसके बाद कर रहे हैं। ओहो, गड़बड़ हो गया वहां पर, कोई बात नहीं। तो कैपिटल आई कैसे निकालेंगे? I1 प्लस I2, और I1 क्या होगा? dQ1 बाई dt प्लस I2 क्या होगा? dQ2 बाई dt। तो Q1 हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था, Q1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और Q2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन दोनों को ऐड करके हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। और तब आपको ये मालूम चलेगा कि उस करंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 1 अपॉन स्मॉल ई टाइम्स कितने समय बाद होगी। मतलब अगर आप कैपिटल आई सॉल्व करोगे तो कैपिटल आई जो वैल्यू मिलेगी आपको, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी ई डिवाइडेड बाई R1 ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई R1C1 और प्लस ई बाय R2 स्मॉल ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय R2C2, ये मिलेगा। इनिशियल करंट t इक्वल टू 0 पे होगी, तो उससे 1 अपॉन स्मॉल ई टाइम्स करंट कितने टाइम बाद होगी, वो इसी इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। उत्कर्ष सी ऑप्शन मैंने रिपीट किया है कि कैपिटल आई जो एमिटर वाली करंट है, करंट इन द एमिटर, ये निकालने के लिए आपको इस कैपेसिटर वाली करंट I1 को निकालना पड़ेगा और इधर वाली करंट I2, और I1 I2 आपके चार्जेस के डेरिवेटिव से आएंगे, dQ1 बाई डी और dQ2 बाई dt से आएंगे वो। तो इससे हमें कैपिटल आई और टाइम का इक्वेशन मिल जाएगा, कैपिटल आई और टाइम की इक्वेशन। उससे मालूम चलेगा कि कितने टाइम बाद करंट इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन स्मॉल ई टाइम होगा। इसको आपको करना पड़ेगा, देखो मेरे बोलने से नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हो या नहीं टाइम लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें कोई बता रहा कि हर चारों पार्ट्स अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, बट आंसर मैच करेगा इसका। और डी ऑप्शन कह रहा है द करंट इन द एमिटर बिकम्स जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये कैपिटल आई लॉन्ग टाइम बाद जीरो हो जाएगा, वो हो ही जाएगा क्योंकि जब लॉन्ग टाइम बाद ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन R1C1 ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन R2C2 ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब दोनों वैल्यू जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो कैपिटल आई ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन सही है। बाकी के डाउट नए सेशन में लेता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन ने सारा टाइम कंज्यूम कर लिया है, और जिसने इस डाउट को भेजा था उसको भाई थैंक यू बोले कि क्या बोले पता नहीं। चलिए अगले वाले सेशन में आओ, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आइए। जिसका भी ये डाउट, अब मुझे याद नहीं किसने भेजा था, बट भाई साहब आप बहुत महान हैं जिसने भी ये डाउट भेजा था। अब ऑलमोस्ट आपने 20 मिनट्स लिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, चलिए। अभिनंदन, इस क्वेश्चन में 20 मिनट